अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत बतूल है और मैं बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको काफ़ी मिसडायग्नोज किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बाइपोलर मींस दो पोल्स का जिक्र हो रहा है। एक पोल जो है वो इंक्रीज़ लेवल पर है और एक पोल जो है वो डिक्रीज़ लेवल पर है। मींस इसमें पेशेंट के रवैये में दो किस्म के मिजाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक तरफ उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर आप कह लें कि इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो कामों को बहुत तेज़ी से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और दूसरी तरफ उसके मिजाज में या उसके रवैये में इतनी ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स नज़र आते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लो और उसकी जो आप कह लें कि वो तमाम एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक ले मैन के अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश की है। इसकी प्रॉपर वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है और कितनी ड्यूरेशन है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या इस तरह के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। इस तरह की मुतल्लिक तमाम मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। आपने वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, और अगर फिर भी किसी चीज़ से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों के साथ ये बात करती हूँ कि बाइपोलर जो है डिसऑर्डर मोस्टली आपको जो है वो किस एज ग्रुप में महसूस होता है। रिसर्चेस जो हैं वो इस हवाले से ये कहती हैं कि जो प्यूबर्टी की एज है, जब बच्चे जो हैं वो बलूगत की उम्र को जाते हैं, उसके बाद मोस्टली जो है बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उनके अंदर उन पेशेंट्स के अंदर कॉमनली देखा गया है। अगर आप 40s की एज को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो है इसकी रेशियो कम देखी गई है। ये जो मैं आपके साथ एक ओवरऑल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रही हूँ कि जब बच्चे जो जिनके अंदर हार्मोनल लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, बच्चे प्यूबर्टी की एज में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस डिसऑर्डर से मुतासिर होते हुए देखा गया है। और अगर हम ओवरऑल रेशियो की बात करें तो मेल फीमेल जो हैं वो दोनों इससे कंपैरेटिवली दोनों ही उतना ही सफ़र करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेल्स इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और फीमेल्स जो हैं उनको ये डिसऑर्डर कम होता है। दोनों की रेशियो जो है वो बिल्कुल बराबर है, दोनों को एक जैसा ही ये डिसऑर्डर जो है वो मुतासिर करता है। इससे अलावा जो है अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से 1% जो हैं वो बाइपोलर का शिकार होना ही होना होता है, इसकी अगर हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो एक चीज़ और है जो अगर कॉजेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इसकी रीज़न क्या है, या ये जो बीमारी है ये हमारे घर में क्यों हुई है, हमारे बच्चे को या हमारी फैमिली में तो इसका कोई पहले ऐसा इंसान नहीं था, तो हमारे ही फैमिली मेम्बर को क्यों ये हुआ है। तो इसकी कॉजेज़ जो हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है वो जेनेटिक की कॉज रोल है। जैसे कि आप कह लें कि फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है, आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का मसला था बाइपोलर डिसऑर्डर का, या आपकी आप कह लें कि फर्स्ट रिलेटिव्स में किसी को प्रॉब्लम था, तो आपके जीन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है। ये कॉमनली देखा गया कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर मैटर करते हैं, बट वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितने आपके जीन्स का रोल है। आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से मुराद ये है कि अगर आपको कोई कंटिन्यूसली स्ट्रेस है, या आपने कोई ट्रॉमा फेस किया है, या आप कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे हैं, तो उसके बाद भी जो है ये बीमारी के होने के चांसेस हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहा है माइंड पर, और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई हेड इंजरी हुई है, सीवियर हेड इंजरी हुई है, जिसमें आपके माइंड जो आपका दिमाग है उसको काफ़ी जो है उसके ऊपर दबाव आया है, प्रेशर आया है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके बाद भी कुछ पेशेंट्स में जो ये आप कह लें कि प्रॉब्लम देखने को मिला है। और एक और मेन जो इसका आप रीज़न है वो सब्सटेंस अब्यूज़ के, अगर आपने कोई ड्रग्स या कोई आपने ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया है जैसे कोकीन है या इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रग्स के बाद जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रेशो देखी गई है पेशेंट्स के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो ये तो मैंने आपके साथ कुछ कॉजेज़ इसकी डिस्कस कर दी, मेन काफ़ी और भी हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जो है आपको समराइज़ करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की कि हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि ये इंसान जो है ये बाइपोलर जो है डिसऑर्डर इस वक्त उसका शिकार है, तो उसके सिम्टम्स जो हैं उसमें मेन सिम्टम्स जो हैं उसमें दो किस्म की आपको रवैये, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि दो किस्म के रवैये आपको मरीज़ के अंदर नज़र आएंगे।
एक तरफ आपको उसका ये रवैया नज़र आएगा मेनिक फेज़, जिसको हम अपनी साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि मेनिया में पेशेंट है, उसमें पेशेंट जो है उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्टिव महसूस करेगा और कामों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश करेगा। अक्सर औक़ात हम सब लोग जो हैं वो अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव करने के लिए बहुत जल्दी से तेज़ी से कामों को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि ये काफ़ी मिसडायग्नोज हो जाता है। उसकी रीज़न भी यही है कि जब घर वाले महसूस नहीं कर पाते, उनको लगता है कि शायद इसने अपने आप को मज़ीद जो है बेहतर किया है, रिफ़ाइन किया है, जिस वजह से ये काम जो है वो तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है या इसके अंदर बहुत जल्दी आ गई है, तेज़ी आ गई है। वो समझते हैं कि ये अच्छी बात है। पहले तो ये इतना जो है सीरियस नहीं लेता था, अब चलो ये एटलीस्ट अपनी जो है जॉब या अपने घर के काम उनको सीरियस ले रहा है। तो इस वजह से पेशेंट अगर मेनिक फेज़ में है तो वो काफ़ी सप्रेस हो जाता है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब अपने कामों को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और पेशेंट ख़ुद भी यही जो है अपने माइंड में इस चीज़ को समझ रहा होता है। तो मेनिक फेज़ में क्या होता है कि उसके अंदर जो कामों को परफॉर्म करने की एनर्जी है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसको एहसास ही नहीं होता और कंसंट्रेशन नहीं होती। ये नहीं कि वो काम 100% परफॉर्म कर रहा होता है। एक काम करेगा, एक काम को स्टार्ट किया कि उसको एंड तक लेके जाने की बजाय दूसरा काम स्टार्ट कर लेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इतने ज़्यादा होंगे कि एक वक्त में एक चीज़, दूसरी वक्त में फ़ौरन दूसरी चीज़ पर वो उनका माइंड जो है वो स्विच कर जाएगा। एक चीज़ को 100% परफॉर्म नहीं करेंगे, हर तरह के कामों में जो है ना वो अपने आप कह लें कि पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इस तरह की जो है सिचुएशन उनकी हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और जो कि बहुत कॉमन देखी गई है कि उनकी जो स्लीप है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, कि नींद उनकी इतनी कम हो जाती है, 3-4 घंटे मैक्सिमम वो लोग सोते हैं, बट फिर भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस होंगे। ये नहीं कि उनको फटीग का शिकार होंगे या आपको लगेगा कि नींद ना पूरी होने की वजह से वो मरीज़ ख़ुद में भी ये महसूस करे कि उसकी नींद नहीं पूरी हुई तो जिसकी वजह से उसे थकावट हो रही है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो एक्स्ट्रा जो है वो कॉन्शियस आपको महसूस होगा। उसके अलावा जो है उनकी फ़ोकस वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि उनकी कंसंट्रेशन किसी भी एक काम पर 100% नहीं हो पाएगी। बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ उनको आएंगे, बिज़नेस से रिलेटेड वो सोचेंगे ये हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, हम यहाँ से इस चीज़ के साथ जो है वो बिज़नेस कर लेते हैं, यहाँ से हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब वो इतनी चीज़ों को इकट्ठा एक ही वक्त में करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए उनको नहीं समझ आ रही कि वो उस फेज़ में है, जिस बीमारी में है, और उससे अक्सर लोगों को नुकसान भी होता है, क्योंकि वो जब इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का ज़ाया कर बैठते हैं और होते तो वो इस बीमारी की आप कह लें कि प्रेशर में है। बाद में जब उनको चीज़ें समझ में आती हैं, रियलाइज़ होता है, तो वो गलत डिसीजन ले चुके होते हैं। अगली चीज़ जो उनके अंदर बहुत कॉमनली देखी जाती है कि उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी का एक जो आंसर है वो नज़र आता है, कि वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा दूसरों से सुपीरियर कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको महसूस होता है कि उनके अंदर जो है कोई ख़ास बात है या कोई ख़ास चीज़ है जो कि बाकियों में नहीं है, और वो ख़ुद को दूसरों से सुपीरियर कंसीडर करते हैं। ग्रैंडियोसिटी जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके अंदर हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो हैं रिलीजियसली इतना ज़्यादा मजहबी चीज़ों को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्स व तदरीस या मजालिस या ऐसी चीज़ें जो कि रिलीजन से रिलेटेड है वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो बिलीफ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और एक लेवल से ज़्यादा। तो ये भी बेसिकली मेनिया के ही सिम्टम्स में आता है। ये जो सारे मैंने आपके साथ सिम्टम्स शेयर किए हैं, इनका जो दौरानिया है वो कम अज़ कम जो है 1 वीक मेनिक फेज़ होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट जब हमारे पास आता है इन अलामतों के साथ, तो मैंने आपके साथ मेनिक फ़ेज़ की ज़िक्र किया, ये वाले सिम्टम्स, मेनिक फ़ेज़ होना, उसके अंदर मेनिया का जो है सिम्टम्स का आना बेहद ज़रूरी है बाइपोलर को डायग्नोस करने के लिए। अगर उसके अंदर मेनिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे, तब तक हम उस चीज़ को मज़ीद रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि बाइपोलर को विदाउट मेनिया जो है वो लेबल नहीं किया जा सकता। अगली चीज़ जो मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ, फिर दूसरी फेज़, एक हफ़्ता उनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की वो एनर्जी महसूस करेंगे बहुत ही ज़्यादा, और दूसरा उनको अपने अंदर इरिटेबिलिटी या और ये परसिस्टेंटली होगा ये वाला उनका रवैया कंटिन्यूसली 1 वीक तक। फिर एक हफ़्ते के बाद उनके अंदर आपको एकदम से जो है ना डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएंगे, जो जिन चीज़ों को करके पहले वो एंजॉय फील कर रहे थे या उनको अच्छा लग रहा था, उन्हीं कामों से उनका दिल जो है वो बिल्कुल उकता जाएगा। डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपनी डिटेल में बनाई है, वो मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि डिप्रेशन में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं।
तो उस तरह के डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं इस फेज़ में आपको महसूस होंगे। और डिप्रेसिव फेज़ का जो दौरानिया है वो कम से कम 2 हफ्ते तक आपको जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी, उठकर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का दिल नहीं चाहेगा। डिप्रेसिव फेज़ में पेशेंट के अंदर जो है वो डिप्रेसिव कॉग्निशन से रिलेटेड भी काफ़ी सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पछतावा या रिग्रेट की फीलिंग्स होती हैं कि वो मरीज़ जो है अपनी किसी माजी में किए हुए काम की वजह से बहुत रिग्रेट फील करता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा वर्थलेसनेस फील होती है कि उसे लगता है कि उसकी ख़ानदान में या माशरे में कोई वर्थ नहीं है। होपलेसनेस जो है, इस तरह की फीलिंग्स इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। जब पेशेंट डिप्रेसिव फेज़ में होता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है सेरोटोनिन, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से डिप्रेसिव फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेनिया का जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में जिक्र किया, मेनिक फेज़ में पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर टास्क को परफॉर्म करने की, और बहुत एक्टिव फील करता है ख़ुद को। उस फेज़ में हमारी बॉडी में डोपामिन का जो एक हार्मोन है डोपामिन, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। डोपामिन की इंक्रीज़ होने की वजह से मेनिक फेज़ जो है वो ज़्यादा पेशेंट के अंदर आउटबर्स्ट करती है, और जब सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज़ होता है तो फिर आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ये तो कुछ अलामतों से मुतल्लिक बात हो गई। बाज़ दफ़ा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि या तो पेशेंट के अंदर मेनिक सिम्टम्स नज़र आएंगे या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स नज़र आएंगे। ये नहीं पॉसिबल कि दोनों सिम्टम्स एट अ टाइम नज़र आए, कि वो आपको मेनिक भी लगे और आपको डिप्रेसिव भी लगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी कि 1 वीक का दौरानिया है मेनिक फ़ेज़ का और 2 वीक्स का दौरानिया है डिप्रेसिव फ़ेज़ का। बाज़ दफ़ा डिप्रेसिव फ़ेज़ को अक्सर औक़ात जो कि मिसडायग्नोज़ करने की मैंने बात की थी, वो इस तरह से मिसडायग्नोज़ किया जाता है जी कि उसको डिप्रेशन की तरफ जो है वो मेजर डिप्रेशन का जो है डिसऑर्डर, उसके साथ मिसडायग्नोज़ कर दिया जाता है। रीज़न उसकी यही होती है क्योंकि सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। बट कभी भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पेशेंट के अंदर मेनिक फेज़ जो आपको नहीं मिलेगी। जो चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है उससे, वो मेनिक फेज़ ही है। इसीलिए आप महसूस करें कि मरीज़ के अंदर 2 हफ्ते के बाद उसके सिम्टम्स में तब्दीली आई है, तो फिर आप उसको मज़ीद रूल आउट करें, देखें कि वो क्या मेनिया में तो नहीं चला गया। और एक बीच में सेंटर का जो एक पार्ट है हाइपोमेनिक फेज़ भी आती है, जिसका दौरानिया मैक्सिमम आप कह लें कि 4 डेज़ या 4 to 5 डेज़ का दौरानिया होता है। उसमें जो हाइपोमेनिक फेज़ से मुराद, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि उसमें मेनिक फेज़ के जो सिम्टम्स हैं सेम वही सिम्टम्स होते हैं, बट उनका लेवल जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है और ड्यूरेशन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स की बात हो गई। मैंने आपके साथ स्टार्ट में इसकी वजूहात का भी जिक्र किया। फिर अगर हम इसके तरीक़ा इलाज की तरफ जाएँ तो हमें किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको किसी जो है कंसल्टेंट, उसको दिखाने की ज़रूरत है। माहिर नफ्सियात जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए, उनके साथ आपकी तशख़ीस जो है वो प्रॉपर हो, आपके डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बन सके कि आपको बेसिकली बाइपोलर 1 है, 2 है और आपको कौन सी फ़ेज़ है। इसमें ट्रीटमेंट जो है वो फेज़ के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि अगर आप को मैनिक फेज़ में हैं तो एंटीसाइकोटिक दिए जाते हैं, साथ में मूड स्टेबलाइज़र स्टार्ट करवाया जाता है। बहुत ही कॉमन पुराना जो मूड स्टेबलाइज़र के तौर पर लिथियम जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपके जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपको, कौन सी मेडिकेशंस या कौन सी अद्वियात स्टार्ट करवानी है। मैं जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और अगर आपको जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो ट्रीट करेंगी उन चीज़ों को। और ये मामला जो हैं मेडिसिन्स आपने जब आपने स्टार्ट करनी है इस डिसऑर्डर के लिए, तो आपने फिर अपने साइकेट्रिस्ट के साथ इन टच रहना है, उनके साथ आपने जो है फॉलोअप रखना है अपना। उसकी रीज़न ये है कि एक मैनिक फेज़ की जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसकी वजह से जो डिप्रेसिव फेज़ है उसके सिम्टम्स भी जो हैं प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इस वजह से आपने अपने साइकेट्रिस्ट के साथ इन टच रहना है ताकि आपकी सिम्टम्स जो हैं वो ओवरलैप ना कर जाएँ। ये ना हो जाए कि एक सिम्टम्स को ट्रीट करने की वजह से दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर उनका जो है शिद्दत वो इख्तियार कर जाए। तो इसीलिए डॉक्टर के साथ इन टच रहना जो है वो बेहद ज़रूरी है। और मेडिकेशंस जो हैं उनको थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होती हैं, आपको अद्वियात प्रॉपर इस्तेमाल करके जो है इस डिसऑर्डर से बाहर लाया जा सकता है। उसके बाद जो कि अगर आपका जो है बाइपोलर वो मॉडरेट लेवल पर है और इस एक लेवल से इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो फिर आपको जो है माहिर नफ्सियात को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिकल इलनेसेस या जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये सब ट्रीटेबल हैं, ये काबिल इलाज हैं। बस इसमें जिस बात का ख्याल करने की ज़रूरत होती है वो ये है कि आप जितना जल्दी तशख़ीस के अमल को लेकर आते हैं उतना जल्दी आपका डिसऑर्डर जो है उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपका इलाज उतना जल्दी मुमकिन है।
जब आप डिले करते हैं, जब आप प्रोलॉन्ग करते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करने में, उनके साथ डिस्कस करने में, तो क्या होता है कि आपके डिसऑर्डर जिससे आप सफ़र कर रहे हैं उसका लेवल इंक्रीज़ होता चला जाता है, वो मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ चला जाता है। तो फिर उसमें इलाज के लिए वक्त दरकार होता है और लोग फिर तब परेशान होते हैं कि शायद उनका जो इलाज है वो मुमकिन नहीं है या उनको आराम नहीं आ रहा, और वो फिर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। और इस वीडियो के थ्रू जो है ख़ुद को डायग्नोस करने की आपने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ये वीडियो जो है वो जस्ट अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। अगर आप अपने अंदर इस तरह की सिम्टम्स महसूस करते हैं या आपको अपने अंदर कुछ भी ऐसा जो है वो इररेलेवेंट फील होता है, तो आपको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। माहिर नफ्सियात को दिखाएं, वो आपका प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस बनाएंगे। इस तरह वीडियो के थ्रू आपने अपना डायग्नोसिस खुद से नहीं बनाना, या ख़ुद को वो जो है आपने बाइपोलर लेबल नहीं करना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।